नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राम मंदिर जमीन में घोटाले के आरोपों के बीच अब समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। राम गोपाल यादव ने कहा कि जब राम भक्त ही राम की गुल्लक चुरा कर ले जाएंगे तो क्या किया जाए। एएनआई से बात करते हुए सपा नेता ने कहा कि सबूत होने के बाद भी वो मामले को सामने लाने वाले पत्रकारों और दूसरे लोगों को धमकी दे रहे हैं। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। रामगोपाल ने कहा कि या तो कहिए ये सबूत फर्जी हैं या इन्हें मानिए और जांच कराइए। बता दें, सपा और आम आदमी पार्टी ने मंदिर जमीन में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। आरोप लगाने के बाद से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। ममता ने राज्य में उपचुनाव कराने को लेकर कहा कि मैं प्रधानमंत्री से उपचुनाव कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करती हूँ। कोरोना कम हो गया है, उपचुनाव 7 दिनों के भीतर हो सकते हैं। ममता ने तंज करते हुए कहा कि मैंने सुना है कि जब पीएम मोदी निर्देश देंगे तभी चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। ममता ने कहा कि बंगाल में जब कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 30% थी तब चुनाव करा दिए गए, तो अब तो ये 3% से कम है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद नुसरत जहान की शादी को लेकर कहा कि तृणमूल कांग्रेस को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए या उन्हें एक सांसद के रूप में इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिंदूर लगाकर और फिर अपनी शादी से इनकार करके भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। दिलीप घोष ने कहा कि नुसरत एक महिला सांसद हैं, उन्होंने सिंदूर लगाया, एक पुरुष को अपना पति बताया और मुख्यमंत्री को अपने रिसेप्शन में आमंत्रित किया, और अब वो कह रही हैं कि वो शादीशुदा नहीं है। घोष ने कहा कि नुसरत ने भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया। 24 जून यानी कल प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक करने वाले हैं। इसमें जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेता शामिल होंगे। वहीं इस बैठक से पहले जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं भी कल बंद रह सकती हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपने सहयोगी दल ही आंख दिखा रहे हैं। अब बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी ने बीजेपी से बड़ी मांग की है। निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने साफ कहा है कि अगर बीजेपी उनको चुनाव में उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके नहीं उतारेगी तो बीजेपी का वही हाल होगा जो हाल में पंचायत चुनाव में हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे 160 सीटों पर दबदबा है और यूपी में निषादों की जनसंख्या को देखते हुए बीजेपी को निषाद के नेता को अधिकार देना चाहिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि अगर उनको डिप्टी सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया तो निषाद समुदाय बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं। संजय निषाद ने कहा कि अगर केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है तो फिर उनको भी बनाया जाना चाहिए। यही नहीं, संजय निषाद ने यह भी कहा कि वो जिसके साथ रहे हैं वही यूपी की सत्ता में रहा है। अगर वो चले गए तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस का महाराष्ट्र में गठबंधन को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है और पार्टी पूरे 5 साल तक महाविकास आघाड़ी सरकार का समर्थन करेगी। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए चौहान ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल करेगी। ये गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए बनाया गया था और इसलिए कांग्रेस की ओर से सरकार से समर्थन वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के लिए एक और राज्य ऐसा है जहां पर 2 सियासी छत्रप आमने सामने आते दिख रहे हैं। ये राज्य कर्नाटक है और कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा बनने को लेकर जंग हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कर्नाटक कांग्रेस के कुछ विधायकों ने सिद्धारमैया के नाम को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और इससे डीके शिवकुमार के समर्थकों की चिंता बढ़ रही है। सिद्धारमैया समर्थक विधायकों ने सिद्धारमैया द नेक्स्ट सीएम अभियान शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि शिवकुमार की भी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। इन विधायकों की बयानबाजी और अभियान के बाद उन्होंने इन्हें चेताया है और कहा है कि 2023 के चुनाव में पार्टी सामूहिक रूप से मैदान में उतरेगी और हाईकमान व विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी से चर्चा होने के बाद ही तय किया गया था। चिराग ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ बैठक में ये फैसला किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा ने जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ लोजपा उम्मीदवार उतारने के फैसले का समर्थन किया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, भाजपा के साथ इस पर अच्छी तरह से चर्चा हुई थी। उन्होंने भाजपा को साफ कह दिया था कि उनका गठबंधन सिर्फ भाजपा के साथ है और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है, इसलिए बीजेपी की सिर्फ 6 सीटों को छोड़कर उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे।
बता दें, बिहार चुनाव के दौरान भी ये बातें कही जाती थीं कि नीतीश कुमार की सीटें कम करने के लिए बीजेपी ने ही चिराग को प्लांट किया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में चिराग ने कहा कि उन्होंने चुनाव में केवल 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, तब उनको 6% वोट मिले, लेकिन अगर वो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारते तो इससे उनको करीब 10% वोट मिलते और ये बीजेपी को भी काफी नुकसान पहुंचाता। चिराग ने कहा कि और जिन 6 सीटों पर एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे उनमें बीजेपी को नुकसान भी हुआ। 6 में से 2 सीटों पर बीजेपी हार भी गई। चिराग ने कहा कि अगर हमने उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे होते तो बीजेपी उन सीटों पर जीत जाती। चिराग ने यह भी कहा कि अगर वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ते तो आज किसी और की सरकार होती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वह एक महिला चिकित्सक द्वारा दायर की गई शिकायतों की जांच करे। 36 साल की महिला चिकित्सक ने आरोप लगाए हैं कि शिवसेना सांसद संजय राउत, उनके कुछ करीबी लोग और उसके पूर्व पति उसका पीछा करते थे तथा उस पर निगरानी रखते थे। महिला की तरफ से कहा गया है कि मामला सांसद संजय राउत से जुड़ा है, इसलिए उनके खिलाफ सरकारी मशीनरी का भी गलत प्रयोग किया गया। महिला की तरफ से कहा गया कि उसे फर्जी डिग्री के एक झूठे मामले में फंसाया गया और गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले ही उसे इस मामले में जमानत मिली है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज तीसरी बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। उनकी यह मुलाकात शरद पवार के घर पर 8 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक के बाद हुई है। इस बैठक से एक दिन पहले भी पवार ने पीके से मुलाकात की थी। बता दें, पीके के साथ पवार की मुलाकातों को लेकर लगातार तीसरे फ्रंट के कयास लगाए जाते रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर तीसरे फ्रंट बनाने की बात से इनकार कर चुके हैं। टीएमसी की सांसद और पूर्व मैनेजमेंट विशेषज्ञ महुआ मोइत्रा ने अडानी ग्रुप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परोक्ष रूप से ये सरकार पर भी हमला है। महुआ मोइत्रा ने अडानी की कंपनियों के शेयरों में आए असाधारण उछाल, उनमें विदेश से आई रकम, इस रकम को लाने वाले विदेशी निवेशकों और इस रकम के मूल स्रोत पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इनकम टैक्स विभाग, सेबी और ईडी को इस मामले की जांच करनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने इन विभागों के अलावा वित्त मंत्री और राजस्व सचिव को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है। मंगलवार को उन्होंने अपने ट्वीट के साथ ये चिट्ठी भी साझा की। अडानी के सौदों पर सवाल उठाने के साथ उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है भी लिखा। पाकिस्तान में लाहौर के जौहर टाउन इलाके में हुए धमाके में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 21 लोग जख्मी हुए हैं। ये धमाका आतंकवादी हाफिज सईद के घर के पास हुआ है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक धमाके के कारण आतंकी हाफिज सईद के घर की खिड़कियां और दीवारों में काफी टूट हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।